नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी आज पर्यावरण की क्लास है, जिसमें आप ईवीएस पर्यावरण क्लास 4 की समरी को लिया गया है। मेन पॉइंटों को लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। किससे बुक से लिया गया है? एनसीईआरटी बुक से ये समरी ली गई है। एनसीईआरटी बुक से मैं बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक की समरी है। क्लास 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्लास 3 तक अपने सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। सारी क्लास वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, और उसकी सारी लिंक अवेलेबल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ये सारी क्लास अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें और ज़्यादा से अंक ला सकें। तो इस एनसीईआरटी की बुक को समरी लिया गया है। आप ज़्यादा बुक ना पढ़ के जो मेन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को, एग्जाम में जो पॉइंट समरी आने लायक हैं, जो मेन पॉइंट अपन को पढ़ने ध्यान में रखने लायक हैं, उन्हीं पॉइंटों को मैंने समावेश किया है। उन्हीं पॉइंटों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, आसपास पर्यावरण कक्षा 4 ईवीएस एनसीईआरटी का है, यहाँ से लिख देते हैं। देखो सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं एनसीईआरटी। तो देखो, एनसीईआरटी से लिया गया है। अब देखो, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है क्लास 4 की। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये एनसीईआरटी बुक की क्लास को इसको ध्यान रखना है, समरी है, और सारी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। तो देखो, आज स्टार्ट करने वाले हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और इससे मोटिवेशन मिलके मैं ऐसा समझता हूँ कि जिससे मैं मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो जिससे मैं और कंटेंट आपको बना सकूँ और अच्छा वीडियो बना सकूँ, जिससे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आप जिसको देखो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं असम में बारिश के दौरान। देखो, यहाँ पर मेन ध्यान रखने लायक है असम। मेन पॉइंट है इसमें, देखो क्लास 4 में मेन पॉइंटों को लिया गया एनसीईआरटी बुक से। ईवीएस पर्यावरण की। असम में बारिश के दौरान जगह जगह बांस का पुल का उपयोग किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों को अपने ध्यान में रखते गए हैं। अगली क्लास में इन सारे पॉइंटों को क्या करेंगे, बांस के पुल को दिखाएंगे, इस और इन सारों को फॉर्मेट को क्या दिखाएंगे, एक चित्र के थ्रू। जैसे असम में बारिश के दौरान बांस का चित्र दिया हुआ, ये सारी अपने ईवीएस पर्यावरण की अगले वीडियो में लाएंगे। यहाँ पर देखो, समरी एनसीईआरटी की दी हुई है, तो ये इसमें देखेंगे। अब देखो, ये दिया हुआ मेन पॉइंट है, असम में बारिश के दौरान क्या करते हैं। असम में बारिश के दौरान क्या करते हैं, जगह जगह पर बांस के पुल बना दिए जाते हैं, और बांसों का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह निकलने के लिए। असम में यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, असम में बांस के पुल का उपयोग करते हैं। तो ये मेन पॉइंट है। अगर असम में पूछा जाए कि असम के दौरान क्या करते हैं, असम में बारिश के दौरान क्या करते हैं, जगह जगह बांस का उपयोग करते हैं। अब देखो, लद्दाख में क्या करते हैं, ट्रॉली का उपयोग स्कूल पहुंचने के लिए करते हैं। ये भी मेन पॉइंट है कि लद्दाख में क्या करते हैं, लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग स्कूल पहुंचने के लिए किया जाता है। देखो, असम में तो जगह जगह बांस के पुल बनाए जाते हैं बारिश के दौरान, लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है स्कूल में पहुंचने के लिए। फिर मेन पॉइंट है देखो इसका, कि केरल के कुछ भाग बच्चों को पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं, वो भी अपन को ध्यान रखना है कि केरल के कुछ भागों में, केरल के कुछ भाग मतलब जहाँ पर पानी भर जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं, अपन बल्लम बनाते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि बल्लम क्या है, तो बल्लम कुछ नहीं है। अपन को क्या ध्यान रखना है कि बल्लम एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव है, जिसमें बैठकर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल पहुंचते हैं। तो ये मेन पॉइंट है। और अगर ये पूछा जाए बल्लम कहाँ पर यूज की जाती है, तो केरल के में यूज की जाती है। और बल्लम एक नाव का नाम है जो लकड़ी की बनी हुई होती है, और ये भी कह सकते हैं एक छोटी सी नाव है, एक लकड़ी की छोटी बनी हुई नाव है, जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं, स्कूल तक पहुंचते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब देखो, चलते हैं अगला पॉइंट है राजस्थान में। देखो, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो देखो, राजस्थान में किसका उपयोग किया जाता है, ऊंट गाड़ी। नेक्स्ट वीडियो में ऊंट गाड़ी के चित्र भी दिखा दिए जाएंगे। ये भी वीडियो अपन पर काम चल रहा है,
तो ऐसे भी अपन वीडियो लाने वाले हैं कि राजस्थान में ऊँट गाड़ी का अगर लिखा है तो उसमें ऊँट गाड़ी भी अपन दिखाएंगे, जिससे अपन रियल लाइफ में चित्र के द्वारा उसको मेमोरी में ज़्यादा से फिट लंबे समय तक वो याद रहता है। चित्रों के द्वारा अगर अपन कोई चीज़ चित्रों देख लिए जाए तो कि ऊँट गाड़ी कैसे होती है, तो उसको अपन देख के और जो लंबे समय तक अपनी मेमोरी में क्या रहती है वो पॉइंट याद रहते हैं। तो ये भी अपन वीडियो में लाएंगे। तो राजस्थान में ऊँट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। यह रेगिस्तान में ज़्यादा सहज होता है। क्या होता है? सहज होता है, यानी कंफर्टेबल रहता है। रेगिस्तान में क्या रहती है? ऊँट गाड़ी का उपयोग करना एक आसान रहता है, कंफर्टेबल रहता है, तो ये सहज होता है। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। देखो मैदानी इलाकों में किसका उपयोग किया जाता है? बैलगाड़ी का। ये एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है, समरी है, इनको ध्यान में रखते हैं। एनसीईआरटी एमपी टेट और सी टेट, जितने भी एमपी नहीं अदर राज्यों में टेट होते हैं सब में ये आते हैं। तो देखो यहाँ पर इस सी टेट में भी अक्सर बहुत सवाल पूछा जाता है, पूछा भी गया है, और अपने एमपी टेट में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखो मैदानी इलाकों में अगर ये पोर्शन पूछा है, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है, तो ये भी मेन ध्यान रखने पॉइंट लाएगा कि मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और राजस्थान में ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जुगाड़ का तात्पर्य, देखो ये जुगाड़ आ गया। जुगाड़ का तात्पर्य है कि हम अपनी तकनीक से गाड़ी को नए रूप में उसको विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। जुगाड़ करना क्या होता है? एक मॉडिफाई करना होता है, अपनी तरीके से गाड़ी यूज की जाती है, इसको बनाया जाता है एक विशेष तकनीकी से। तो देखो जुगाड़ का तात्पर्य है, ये जुगाड़ जो शब्द यूज किया गया मेन पॉइंट है, जुगाड़ का तात्पर्य है कि हम अपनी तकनीक से गाड़ी को नए रूप में क्या करना है? नए रूप में, ये ध्यान रखना है, क्या करना है? गाड़ी को नए रूप में उसका विभिन्न कार्यों के क्या करना है? विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। गाड़ी महज उसका एक उदाहरण है। गाड़ी इसका क्या है? एक महज उदाहरण है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, अब इसको देखो, जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जुगाड़ क्या होता है अपन देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में जुगाड़ यूज करते हैं, उसको गाड़ी को जुगाड़ बोलते हैं। जो अपन इंजन रख लेते हैं ना, कभी आपको देखो चित्र दिखाएंगे, इंजन रख लेते हैं। कभी आपने देखो गन्ने का जूस अपने एमपी में देखा होगा, गन्ने का जूस जिस मशीन बनाई जाती है उसमें एक इंजन रख लिया जाता है, जो अपन ट्यूबवेलों पर पानी निकालने के लिए यूज करते हैं ना, ट्यूबवेल पर इंजन को पानी के लिए यूज करते हैं, नदियों में पानी के लिए यूज करते हैं। उस इंजन का उपयोग करके वो अपने घर पर नई टेक्निक से अपने दिमाग से काटकी बना के उसमें प्रयोग करके वो गाड़ी बनाते हैं, जिससे वो उसमें क्या लगा लेते हैं? गन्ना की मशीन लगाते हैं और गांव-गांव में मोहल्ले में और उसको यूज करते हैं। तो वही जुगाड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जुगाड़ कहलाती है। और इस जुगाड़ को पुराने बचे सामान से भी इस्तेमाल करके बनाई जाती है। जैसे घर में पुराने जैसे इंजन है अपना ख़राब है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको उसमें यूज कर सकते हैं बनवा के। और जो लकड़ी घर की पड़ी हुई है वो सारे सामान से, जैसे तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और जुगाड़ आजकल वो भी चलने लगी हैं, जैसे इंजन पुरानी गाड़ी का आपका गाड़ी का जैसे पहले राजदूत गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां अपनी ख़राब हो जाती हैं उनके इंजन का भी इस्तेमाल करके जुगाड़ बनाई जाती हैं, तो ये भी यूज करके है। और उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ़ जमी हुई अक्सर मिल जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, और जुगाड़ बेसिकल राजस्थान में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो भी अपन चित्र दिखाएंगे अगली वीडियो में। जुगाड़ शब्द राजस्थान में एक जुगाड़ी गाड़ी चलती है उसको जुगाड़ बोलते हैं, जो माल को ढोने के लिए उपयोग की जाती है। उसमें इंजन लगा रहता है, अपने तरीके से उस गाड़ी को बनाया जाता है। उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ़ जमी हुई अक्सर मिल जाती है। देखो उत्तर की पहाड़ियों में क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है। उत्तर की पहाड़ियों में क्या करना है? उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ़ जमी हुई अक्सर बर्फ़ मिल जाती है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ़ जमी हुई अक्सर मिल जाती है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, से और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अब देखो, उत्तराखंड में दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? देखो ये पॉइंट ध्यान रख लें। उत्तराखंड में दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड जो होता है ना, उत्तराखंड में दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल जाता है। जो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कैसे रास्ते होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ऊंचे नीचे गड्ढे सब तरह के उसमें क्या होते हैं? टाइप के होते हैं। तो बच्चों को कलश से सजा नहीं के लेखक सागर मिश्र हैं।
बच्चों की कलम से सजा नहीं के लेखक कौन है? सागर मिश्र। इसे कक्षा 5 चकमक अगस्त 2005 देवास मध्य प्रदेश से लिया गया। कहाँ से लिया गया है इसको? देखो, बच्चों की कलम से सजा नहीं के लेखक सागर मिश्र हैं। इसे कक्षा 5 की चकमक अगस्त 2005 देवास मध्य प्रदेश से लिया गया है। जो अपने पुराने क्लास कक्षा 5 में चलती थी, तो उसको अगस्त 2005 में देवास मध्य प्रदेश से क्या किया गया है? लिया गया है। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। पाठ में इस तरह का संदर्भ है कि संदर्भ देने का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करना चाहिए, ये भी मेन पॉइंट है। अब देखो, बच्चों को हमेशा आत्मानुशासन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आत्मानुशासन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बाहर के कान नहीं होते हैं। देखो, मेन पॉइंट ये आ गए हैं कि हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बाहर से कान नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके सिर के दोनों क्या है? लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जो अपन को दिखाई नहीं देते दूर से। क्या होते हैं? छेद होते हैं। ये पंखों या पर से ढके होते हैं। ये किससे ढके होते हैं? या पंखों या किससे? पर से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से क्या करते हैं? इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी और जानवर क्या करते हैं? सुनते हैं। तो देखो, हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जिनके क्या होते हैं? बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। वही कान होते हैं जो पंख से क्या होते हैं? ढके होते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से वो पक्षी क्या करते हैं? मदद से पक्षी और जानवर क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं। किसके? छिपकली और मगरमच्छ के भी क्या होते हैं? छोटे कान होते हैं। छिपकली के, मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। क्या करते हैं? आसानी से दिखाई नहीं देते। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि ये आसानी से अपन को दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी क्या होते हैं? छोटे छोटे कान, बारी वाले कान होते हैं, और मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते हैं। और ये देखो, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ये भी मेन पॉइंट है, इनको देखो हाईलाइट कर देते हैं अपन कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो शरीर पर डिजाइन होते हैं ना, वो किसके कारण बन जाते हैं? उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। किससे बनते हैं? बाल होने के कारण। जैसे जैसे उनके बाल होते हैं, उसके डिजाइन उनके शरीर पर बन जाते हैं। अब देखो, गाय, भैंस, गाय जैसे कई जानवरों के बाहर कान होते हैं। आपने देखा होगा, भैंस, गाय जैसे कई जानवर होते हैं ना, उनके बाहरी कान होते हैं। और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो देखो, ये मेन पॉइंट है, इनको ध्यान में रखो। इसको दोबारा से फिर देख लेते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखो, यहाँ से मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, यानी बाहर दिखाई देते हैं, जब अपन देखते हैं ना बाहर कान दिखाई देते हैं, उनके क्या शरीर पर बाल होते हैं। उनके क्या होते हैं? शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। और वे क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। अंडे नहीं देते, क्या देते हैं? बच्चे जन्म देते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, वो जानवर क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। और उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल भी होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में कई बार, जिनके बाहरी कान होते हैं, उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, और वे किसको जन्म देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, जिन जानवरों के क्या है? जिन जानवरों के कान बाहरी दिखाई नहीं देते। देखो, ये भी मेन पॉइंट ध्यान रख लें। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि जिन जानवरों के क्या है? जिन जानवरों के, देखो, जिन जानवर में हाईलाइट करके देता हूँ, जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं? उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। और भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्या कर देते हैं? बच्चे नहीं देते हैं, बल्कि क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और ये दोनों तथ्य ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। दोनों तथ्य ध्यान में रखना चाहिए पहले भी। तो इसको देखो, मैंने क्या बताया था कि कोई भी जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चों को जन्म
देते हैं। फिर अगला पॉइंट अपना का, जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। ये मेन पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। देखो ये भी मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि बहुत साल पहले डायनासोर थे, है ना। बहुत साल पहले क्या थे, पृथ्वी पर डायनासोर थे, जो अब क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं। डायनासोर पर सबसे पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब वो अब नहीं है। क्या है वो, अब नहीं है। तो इनको सबको ध्यान में रखना चाहिए अपन को। अब देखो, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। डायनासोर से मिलते जुलते, देखो डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। डायनासोर से मिलते जुलते कुछ जानवर होंगे जिनके नाम भी अलग अलग होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें, हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही मानें, इस तरह के और चित्र बनाकर क्रियाकलाप करवाएं बच्चों को, ठीक है, ये भी क्रियाकलाप करवाएं। अब देखो ये मेन पॉइंट है, हाथियों के झुंड में जो आगे रहती है वो सबसे बड़ी होती है। देखो अक्सर हाथियों के झुंड के बारे में यहाँ पर मेन पॉइंट है, और सीटेट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है, आए हुए पॉइंट है। तो देखो हाथी के झुंड में जो आगे रहती है उसे सबसे बड़ी होती है। हाथी के झुंड में जो आगे रहती है वो सबसे बड़ी होती है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाथी के झुंड में जो आगे रहती है वो सबसे बड़ी होती है। अक्सर वो ही चिंगाड़ती है, आवाज़ करती है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाथी के झुंड में जो सबसे आगे रहती है वो सबसे बड़ी होती है और अक्सर वही चिंगाड़ती है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। ये ध्यान में अपना रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो हाथी बहुत कम आराम करता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, आराम करता है। अर्थात ये हाथी क्या करता है, एक दिन में सिर्फ 2-4 घंटे ही सोता है। ये अभी ध्यान रखने योग्य बात है, या आराम करता है। तो ये मेन पॉइंट है हाथी के बारे में। अगले वीडियो में अपन हाथी के झुंड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसको चित्र भी दिखाएंगे और सारी चीज़ें अपन को पढ़ेंगे, जिससे अपन को ज़्यादा लंबे समय तक याद रहिए। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। हाथी किसमें, पानी में और कीचड़ में खेलना उसको बहुत पसंद आता है, और इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। ऐसा क्यों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथी को पानी कीचड़ में खेलना क्यों पसंद करता है, तो हाथी को पानी कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद करता है, इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। अब देखो हाथी के कान पंखों की तरह होते हैं। देखो हाथी के सबसे बड़े कान होते हैं, क्या होते हैं, हाथी के सबसे बड़े कान होते हैं। हाथी के कान पंख की तरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हवा करता है। तो ये देखो पंखे का भी काम करते हैं। हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं पंखों का भी काम करते हैं, और जब वो उनको गर्मी लगती है तो उन कानों को हिला के, फासली हिला के क्या करते हैं, हवा का वो काम करते हैं, जिससे पंखा भी बन जाता है उनका। तो हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान से हवा कर लेते हैं। और एक नन्हा हाथी 3 महीने में 200 किलोग्राम का होता है। तो देखो एक नन्हा हाथी 3 महीने में कितने वजन होता है, एक नन्हे हाथी का 3 महीने में 200 किलोग्राम का वजन हो जाता है। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि एक नन्हे हाथी का 3 महीने में कितना वजन होता है, तो 200 किलोग्राम होता है। और मैंने ये भी पता होना चाहिए कि हाथी एक दिन में 100 केजी से, यानी 100 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए हाथी लगभग दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, अर्थात 2 से 4 घंटे ही वो सोता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि और चलो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये मेन पॉइंट है कि हाथियों के झुंड में केवल क्या होती हैं, हथनियाँ होती हैं और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। मेन जो लीडर रहती है, जो उसको नेता होती है, यानी झुंड की जो नेता होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ये ध्यान में रखना चाहिए। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं, एक झुंड होता है उनका पूरा, जो उस झुंड में क्या होता है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ये भी ध्यान में अपनों को रखना चाहिए। तो देखो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है,
और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और देखो हथनियों के झुंड में केवल कौन से होते हैं, हथनियाँ ही और बच्चे होते हैं। तो ये ध्यान रखने लायक है, पॉइंट है। और समरी है एनसीईआरटी क्लास 4 की से लिया गया है। अब देखो यह हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। ये अपन को ध्यान रखना चाहिए कि हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं, कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, झुंड। झुंड किसके कहा जाता है, जो इकट्ठे रहते हैं। कुछ जानवर जो समूह में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ऐसे जानवरों के समूह को क्या कहा जाता है, झुंड कहा जाता है। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध बच्चों को बताना चाहिए। इसका संबंध घोड़े से है कि तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल आती है। तो ये वो बच्चों को बताना चाहिए। अब देखो नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट कब तक। इसका संबंध बंदर से है। क्या इसका संबंध है, बंदर से है। देखो बंदर क्या होते हैं, जब नाच नचाते जो मदारी लाता है बंदर को, तो नचाते नचाते हमारी तो कमर टूट गई। तो नचाने का खेल काम करवाता है बंदर से। मन हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट कब तक नाचो। इसका संबंध किससे है, बंदर से है। किसका संबंध है, इसके किसके बारे में बताया गया है, ये बंदर के बारे में बताया गया है। यह मत सोचो कि सर्कस में बहुत खुश हूँ, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो आग के गोले से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। इसका संबंध किससे है, भालू से है। अगर ये आप सबसे पहले बच्चों को क्लास में क्या बतानी चाहिए, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, नाचो कूदो और आगे गोले से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो, भूख रहो और पिटाई अलग से। इसका संबंध किससे है, भालू से है। तो बच्चों के पूछना चाहिए, फिर उससे पूछना चाहिए कि इसका संबंध किससे है, प्यारे बच्चों बताओ। तो उसका संबंध भालू से है। देखो खेजड़ी नामक एक गांव था। क्या है, खेजड़ी नाम का एक गांव था। इस गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। तो क्या थे, खेजड़ी नाम का एक गांव था, उसमें खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे। खेजड़ी के लोग का कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हमें, उनके वहाँ का एक समुदाय था, लोग थे, वहाँ के लोगों का क्या कहना था, अगर पेड़ हैं तो हमें, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये खिचड़ी क्या है, वहाँ के लोगों का सोचना था। वो बहुत अच्छी सोच थी उनकी, बहुत अच्छी सोच थी उनकी। और खिचड़ी के 300 लोगों ने अपनी जान देकर राजा के आदेश के बावजूद अपने पेड़ की रक्षा की थी। देखो खिचड़ी के 300 लोगों ने, खिचड़ी के जो 300 लोग थे वहाँ पर जान देकर राजा के आदेश के बावजूद अपने पेड़ की रक्षा की थी। तो देखो वहाँ क्या था, खिचड़ी के जो वृक्ष थे उनको राजा ने क्या दिया था, काटने के लिए आदेश दे दिया था। लेकिन वहाँ से लोग, जो रहने वाले लोग, उन्होंने क्या किया, उनकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, उनसे लिपट गए, उनके तनों से, उनको काटने नहीं दिया। ठीक है, तो उसमें अपनी कितने लोगों ने जान दी थी, अपनी जान दी थी, लगभग 300 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। जान दे के भी उसको क्या करने, पेड़ों की वहाँ पर रक्षा की थी। राजा को अपने आदेश की शर्मिंदगी हुई। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और नहीं कोई शिकार करेगा। तो जब राजा ने देखा और उसको बहुत शर्मिंदगी फीलिंग हुई, बहुत उसको अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने एक नियम बनाया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा, नहीं कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, तो देखो जो बिश्नोई, जो जिसने जान दी थी, वो कौन से लोग थे, समुदाय के थे, बिश्नोई समुदाय के लोग थे। और आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिश्नोई। और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, आज भी वो रक्षा करते हैं, पेड़ों को नहीं काटने देते हैं और वहाँ के जानवरों की भी शिकार नहीं करने देते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान होते हुए भी आज भी यह इसका पूरा हरा भरा है। तो देखो क्या है, रेगिस्तान होते हुए भी आज भी यह इलाका पूरा क्या है, हरा भरा है। रेगिस्तान होते हुए भी आज भी यह इलाका क्या है, हरा भरा है।
जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि उनका कोई भी शिकार नहीं करता है, कोई उनको मारता नहीं है। और यहाँ पर बहुत हरियाली है। रेगिस्तान होते हुए भी यहाँ पूरा इलाका क्या है, हरा भरा हुआ है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। खेजड़ी यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वृक्ष की एक खासियत रहती है खेजड़ी की, कि रेगिस्तान में ही पाया जाता है, उसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि खिजड़ी के बारे में, कि बिश्नोई समुदाय के लोग थे, इन्होंने अपने पेड़ की रक्षा करने के लिए 300 लोगों ने कुर्बानी दी थी। और वहाँ से राजा ने इसको अफसोस करते हुए वहाँ पर एक नियम बनाया कि कोई भी आज वहाँ से इस पेड़ को नहीं काटेंगे, नहीं कोई शिकार करेगा। इन सारी चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो खेजड़ी यह पेड़ राजस्थान में कहाँ की बात है, ये राजस्थान इलाके में पाई जाती है खेजड़ी पेड़, और ये रेगिस्तान में ही पाया जाता है, और इसको पानी की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ये भी अपन को इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं। तो खिजड़ी के पेड़ की छाल दवा के में काम आती है। खिजड़ी के पेड़ की छाल किस में काम आती है, खिजड़ी के पेड़ की छाल दवा के काम आती है। देखो खिजड़ी के पेड़ की छाल किस में काम आती है, दवा में आती है। खिजड़ी के पेड़ की छाल किस में काम आती है, दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। देखो खिजड़ी के पेड़ की एक खासियत क्या है, यहाँ से बहुत पॉइंट अच्छा बताया गया है कि खिजड़ी की पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है, और उसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। जो खिजड़ी फल है, पेड़ है ना, उस पर जो फलियां लगती है उनसे क्या बनाई जाती हैं, सब्जी भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये मेन पॉइंट रखना चाहिए कि इस पेड़ की फलियों को सब्जी भी क्या कराई जाती है, बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर भी खाते हैं, और इसकी छाया में तुम जैसे जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं, ठीक है, और उसके जो छाया में ये भी क्या है, छायादार अच्छी छाया देता है। इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो ये ध्यान रखना। खिचड़ी के बारे में बता दिया कि खिचड़ी की छाल होती है, उससे दवा बनाई जाती है, उसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो फलियाँ लगती हैं उससे सब्जी भी बनाई जाती है, और उसकी पत्तियों को जानवर भी खाते हैं। तो ये मन और ये कहाँ पर पाया जाता है, खिचड़ी का वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये पानी की ज़्यादा भी पानी नहीं चाहता, ये पौधा कम पानी में ही उगाता है, कम पानी में ही ये ज़िंदा रह जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। और ये कहाँ पर, राजस्थान में। अब बच्चों को बड़ों से जानवर और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। देखो बच्चों को बड़ों से क्या करना चाहिए, अपने जो बड़े रहते हैं घर में, बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी, उनसे क्या करना है, जानवरों कीड़े मकोड़ों के बारे में क्या करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन बच्चों को कहें, प्रेरित करें कि बच्चों आज घर में अपने बड़े बुजुर्गों दादा दादी से आज बड़े जानवरों जो पहले हुआ करते थे उनके बारे में पूछो, कैसे होते थे, कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, उनके बारे में वो बताएंगे कहानियों के तौर पर। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएंगे, और ये ज़रूरी है। और क्या पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, पक्षियों की संख्या कम क्यों हो रही है, कौन कौन से पक्षी विलुप्त की कगार पे हैं, कौन कौन से जानवर लुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, जो अभी दिखते नहीं हैं, पहले थे। इस पर अपन चर्चा करें और बच्चों से चर्चा करवाएं, जिससे उनको आगे आने वाले उनको सुरक्षा, उनके प्रति सोच बदलाव, उनकी सोच में बदलाव आए। ये सारी चीज़ें अपन को एक्टिविटी उनसे करवानी है। अब देखो अनीता कुशवाहा, ये मेन पॉइंट है। अनीता कुशवाहा मुजफ्फर ज़िले के बोचहा गांव में रहती है। अनीता कुशवाहा कहाँ रहती है, मुजफ्फर ज़िले के बोचहा गांव में रहती है। अनीता कुशवाहा कहाँ रहती है, अनीता कुशवाहा मुजफ्फर ज़िले के बोचहा गांव में रहती है, जो बिहार राज्य में है। क्या है, बिहार राज्य में। ये गांव कहाँ पर पड़ता है, बोचहा गांव एक बिहार राज्य में पड़ता है। अनीता मधुमक्खी पालने का काम करती है। और अनीता क्या काम करती थी वहाँ पर, मधुमक्खी पालने का काम करती। अगर ये पॉइंट पूछा जाए कि अनीता कौन थी, तो वहाँ पर पूछना चाहिए मधुमक्खी पालने का काम करती थी, ठीक है। और चमकता सितारा गर्ल स्टार है। और कहाँ की रहने वाली है, वो बोचहा गांव की रहने वाली है। बोचहा गांव किस राज्य में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बोचहा गांव, इसको ध्यान में रखना है, बोचहा गांव ध्यान रखना है, और बिहार राज्य में पड़ती है, और मधुमक्खी के पालन का वो काम करती है। फिर देखना है अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, क्या है, चमकता सितारा। देखो उसको और हाईलाइट कर देते हैं,
इसको डार्क कर देते हैं। तो देखो चमकता सितारा क्या है, चमकता से अनीता कुशवाहा क्या है, किसका नाम दिया गया, चमकता सितारा गर्ल स्टार है। क्या है, चमकता सितारा। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं। क्या है, एक साधारण लड़की की क्या कौन सी कहानी है, असाधारण कहानी है। चमकते सितारे जिन्होंने स्कूल आकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। क्या कर दी इन्होंने, स्कूल आकर के क्या कर दी, अपनी ज़िंदगी बदल दी। हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। तो ये मेन पॉइंट है, देखो ध्यान में रखने लायक है कि हर क्लास की हर की उसकी क्या रहनी चाहिए। देखो हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। ये हर बच्चे का अधिकार है कि हर बच्चा 8वीं क्लास तक क्या करे, मुफ्त की पढ़ाई कर सके। ये मेन पॉइंट याद रखने लायक है। फिर देखो अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। कहाँ कितना मौसम होता है, अक्टूबर से लगाकर दिसंबर तक। जब ये मौसम चल रहा है तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। मधुमक्खियाँ पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर टेट में आ जाए, MP टेट या C टेट या UP टेट में अगर ऐसा आ जाए कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, तो अपन कहेंगे अक्टूबर से दिसंबर में। तो क्यों होता है, क्योंकि अंडे देने का उपयुक्त समय यही रहता है। तो उनका मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय यही है। कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर। अनुमानतः एक मधुमक्खी के बक्से की कीमत 2000 रुपये होती है। तो कितनी कीमत होती है, अनुमानतः एक मधुमक्खी के बक्से की कीमत कितनी होती है, 2000 रुपये होती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, यह ध्यान में रखने योग्य बात है। क्या है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। देखो लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। लीची के फूल कब खिलते हैं, तो अपन कहें लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। ये भी ध्यान रखना है कि एक बक्से में लगभग कितने किलो शहद मिलता है, 12 किलो शहद मिलता है। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि एक बक्से की लगभग अनुमान रुपए की कीमत कितनी है, 2000 है। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये ध्यान रखना है। अनीता ने 2 बक्से से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, उसके पास अभी 20 बक्से हैं मधुमक्खियों की। तो देखो अनीता ने अपने सबसे पहले अपना जो मधुमक्खी पालन जो की स्टार्टिंग किया था, उसने कितने बक्से से किया था, मात्र 2 बक्से से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। और उसके बाद कितने बक्से हैं, 20 बक्से हैं मधुमक्खियों के। इस तरह अनीता ने अपनी अलग पहचान क्या की है, अपनी अलग पहचान बनाई। अनीता और गाँवों को 1 किलो शहद का 35 रुपये मिलता है। तो देखो यहाँ पर मेन चीज़ दी हुई है, यहाँ पर देखा जाए, देखो यहाँ पर देखा जाए हर छत्ते में, देखो अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद का 35 रुपये मिलता है। अनीता और गांव वालों को, अनीता को और गांव वालों को 1 किलो शहद का कितना रुपये मिलता है, 35 रुपये मिलता है, जो उचित मूल्य नहीं है। उचित मूल्य नहीं है, बहुत कम मूल्य है, उचित नहीं है ना, इससे ज़्यादा लेना चाहिए। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। देखो ये मेन पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि हर छत्ते में एक क्या होती है, रानी मक्खी होती है। क्या होती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये ध्यान रखना है, जो अंडे देती है। देखो जो ये हर छत्ते में रानी मक्खी होती है, वो क्या देती है, अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। क्या होते हैं, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। और छत्ते में रानी मक्खी क्या देती है, अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में क्या होती हैं, बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। क्या करती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। क्या करती हैं, ये दिन भर काम करती रहती हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। क्या होती हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। क्या करती हैं, दिन भर काम करती हैं। और शहद के लिए फूलों की रस ढूंढती हैं। शहदों के लिए क्या करती हैं, फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। आपने देखा हो फूलों पर नाच करती हुई मधुमक्खियों को भिन बनाती हुई हैं। तो वो क्या करती है, नाच करती हैं, मिल जाती हैं, जिससे क्या होती है, दूसरी मक्खियों को ये पता चल जाता है
कि यहाँ पर उसको रस कहाँ पर है, यहाँ पर रस अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो भी मक्खियाँ आ जाती हैं। वे रस के शहद बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रस के शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी इन्हीं का काम रहता है। ये न हो तो छत्ता बने और नहीं शहद का इकट्ठा हो, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। तो देखो मधुमक्खियों के सारे बहुत सारे फैक्ट चीज़ दी हुई हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मेन पॉइंटों को मैंने ध्यान में रखते हुए कि छत्ते के बारे में क्या क्या है। कि जो रानी मक्खी होती है वो ही क्या देती है? अंडे देती है। कुछ नर मक्खी भी होते हैं छत्ते में, बहुत सारी ये काम करने वाले और भी मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहदों से फूल लाने का काम ढूंढती रहती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या होती है? एक तरह का नाच करती हैं इस पर फूलों पर। ऐसा इसलिए करती हैं जिससे और मक्खियों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर रस अवेलेबल है, और तो वहाँ पर भी उनको ढूंढने में आसानी रहती है और वो मक्खी उस इलाके में रस को और आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। इस रस को से क्या बनाती हैं? वो शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है, अगर ये मक्खी नहीं होती तो ना छत्ता बन पाता, ना उसमें अंडे दे पाते, ना मक्खी पालन, ना उसमें शहद प्राप्त होता। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि नर जो मक्खी होते हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो ये दिया हुआ कुछ खास काम नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मधुमक्खियों की तरह सभी चींटियाँ का काम बटा होता है। जैसे मधुमक्खियों का बटा रहता है ना छत्ते में, उसी तरह क्या होता है? चींटियों का भी काम बटा रहता है। किसका काम बटा रहता है? देखो मधुमक्खियों की तरह सभी चींटियों का भी काम क्या होता है? बटा रहता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए अपन को, है ना। क्या होना चाहिए कि मधुमक्खियों की तरह सभी चींटियों का काम बटा होता है। देखो मधुमक्खियों की तरह चींटियों में भी क्या होता है? सबका काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। देखो उसमें भी क्या होती हैं? रानी चींटियाँ क्या देती हैं? अंडे देती हैं। रानी चींटियाँ क्या देती हैं? अंडे देती हैं। और सिपाही चींटी क्या होती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। सिपाही चींटी रहती है ना, वो किसका ध्यान रखती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियाँ क्या करती हैं? भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। उसमें काम करने वाले अलग चींटियाँ होती हैं, उनका वर्क क्या रहता है? सिर्फ भोजन इकट्ठा करना होता है, भोजन ढूंढना होता है और बिल तक लाना होता है। तो देखो दीमक, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दीमक और ततैया भी इसी तरह के समूह में रहती हैं। दीमक और जो ततैया होते हैं इसी रूल को वो भी फॉलो करती हैं, इसी तरह के समूह में रहती हैं और इसी तरह उनके भी ऐसे ही वर्क होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चींटियों के बारे में आपको पता चला गया कि मधुमक्खियों की तरह चींटियों का भी काम क्या होता है? बटा होता है। और उसमें रानी चींटियाँ होती हैं, वो ही अंडे देती हैं। और सिपाही चींटी क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। सिपाही चींटी किसका ध्यान रखती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। और अन्य काम करने वाली चींटियाँ क्या करती हैं? भोजन को ढूंढती हैं, कहाँ भोजन अवेलेबल है। अब भोजन मिल जाता है तो उसको भोजन को कहाँ तक लाना है? बिल तक लाना है। ठीक है, बिल तक लाना है। और इस तरह से ततैया और दीमक भी इसी तरह से काम करती हैं, इसी तरह से समूह में वो भी रहती हैं। बड़ी चींटी छोटी चींटी के पैरों की संख्या समान होती है। देखो छोटी चींटियाँ जो बड़ी चींटी होती है उनमें पैरों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उनमें 8 पैर होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो चींटी का ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी चींटी छोटी चींटी के पैर की संख्या समान होती है, उनके 8 पैर होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो चींटी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। ये मेन पॉइंट ध्यान रखने लायक है। तो देखो मैं इसको वो कर देता हूँ, कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, उनके 8 पैर होते हैं, इसे ध्यान रखना चाहिए। आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF फाइल वहीं पर मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर जितनी भी लिंक अवेलेबल हैं, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, यहाँ सब पर अवेलेबल लिंक है, उस पर सिर्फ क्लिक कीजिए, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये लिंक मिल जाएगी, जिससे वहाँ पर PDF फाइल भी आपको सारी PDF फाइल बहुत अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। लगभग अपन 40 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो अपन इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे की इससे आने वाले टॉपिक को इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।